हेलो स्टूडेंट। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम जो बहस करने वाले हैं या बताने वाले हैं वो इटली के बारे में बताने वाले हैं कि आखिर इटली में नेशनलिज्म की भावना कैसे आई। इटली कैसे आज इतना विकसित बना। आज वो इटली कैसे एक अपनी साम्राज्य को इतना विकास कर पाया। इसके पीछे इनकी इतिहास क्या है, हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप सब पूरा देखेंगे। बीच में स्किप यदि आप करते तो इटली की पूरी कहानी को नहीं समझ पाएंगे और एक बहुत बड़ी हिस्ट्री का महत्वपूर्ण टॉपिक से दूर हो जाएंगे। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि पूरी वीडियो को आप जरूर देखेंगे। तो चलिए इटली की बात करें। हम पिछला वीडियो में आपको बताए थे जर्मनी के बारे में, जर्मनी में किस तरह से नेशनलिज्म की भावना आया था। ठीक उसी प्रकार इटली में भी इस प्रकार की भावना आया। और क्या था कि जर्मनी में जो था इटली की तरह ही राजनीतिक विखंडन हो चुका था। मतलब यहाँ पे क्या था, पॉलिटिकल के तहत अपने आप में टूट चुके थे। मतलब कोई क्षेत्र को कोई दूसरा राजा शासन करता था, कोई क्षेत्र को कोई दूसरा राजा शासन करता था। और इस प्रकार से क्या होता था कि इटली के मतलब हर प्रांत में अलग अलग राजा हुआ करते थे। और अलग अलग जब राजा हुआ करते थे तो वहाँ के सभी राजाओं के सिस्टम अलग हुआ करते थे। जैसे भाषा अलग होता था, वहाँ के करेंसी अलग होते थे, कॉमर्शियल सिस्टम अलग होते थे, खुफिया एजेंसी अलग होते थे, तो सब अलग अलग हुआ करते थे। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि कैसे वहाँ पे एक बात आया कि नेशनलिज्म की भावना। तो क्या हुआ कि वहाँ पे जब अनेक जो लोग थे और वहाँ पे क्या था ना कि वंशानुगत सिस्टम चलता था कि जैसे कोई राजा है तो एक राजा शासन कर रहा तो उसका बेटा है तो वह राजा, जैसे हमारा भारत में भी ऐसा हुआ करता। तो वहां पे क्या हुआ कि अनेक वंशानुगत जो राज्यों था तो उसमें जो हैक्सबर्ग साम्राज्य था वो हैक्स साम्राज्य में ही बिखरा हुआ था। सब एक हैक्स साम्राज्य मतलब बोला जाता था। एक बहुराष्ट्रीय तौर पे यह था जिसको एक हैक्सबर्ग साम्राज्य के तौर पे कहा जाता था। 19वीं सदी 19 सेंचुरी की बात आया कि 19 सेंचुरी में क्या हुआ कि वहां पे लगभग 7 राज्यों में बटा हुआ था। 7 स्टेट। कितने स्टेट? 7 स्टेट। हमारे भारत में कितने स्टेट? अभी 28। उसी प्रकार इटली में 7 स्टेट था। कब? 19 सेंचुरी की बात। और वहां पे क्या करता था, वहां पे 7 स्टेट का मतलब ये क्या कि 7 प्रांत, 7 प्रांत में बटा हुआ था इटली, जिसमें अलग अलग राजा शासन करते थे। जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट था जो इटली का ही रहने वाला था, जो सार्डिनिया पिडमोंट थे। जी हाँ, सार्डिनिया पिडमोंट। वो इटली के ही रहने वाले थे और इटली के राजघराने से संबंधित थे। और जो वहाँ के नॉर्थ में रहने वाले थे तो वहाँ के जो शासन करते थे नॉर्थ नॉर्थ में, वो ऑस्ट्रिया हैक्सबर्ग के अधीन था। किसके अधीन था? ऑस्ट्रिया हैक्सबर्गों के अधीन। जो ऑस्ट्रिया के लोग थे तो वहाँ के एक वंश चलता था हैक्सबर्ग। तो हैक्सबर्ग वहाँ पे शासन करते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। हैक्सबर्ग का शासन प्रचलित वहाँ पे था। मिडिल पॉइंट में जो वहाँ पे शासन करते थे वो पोप करते थे। जी हाँ, पोप। पोप थोड़ा दूसरा टाइप का सुनने में लगता है, लेकिन पोप का शासन चलता था। पोप एक वंश था वहाँ। वहाँ का यदि साउथ की बात किए तो साउथ में वहाँ पे स्पेन के जो पहले बात किए थे बुर्बो। बुर्बो तो बुर्बो जो राजा था तो वहाँ पे शासन करते थे। बुर्बो के वंश के वहाँ पे शासन करते थे। लेकिन बात क्या हुआ कि समय बदलता गया और लगभग 1830 ईस्वी के में क्या हुआ कि जुत्स्पे मेथनी, क्या वो जो थे वो इटली के रहने वाले थे। वो चाहते थे कि हम एकीकृत इटली बनावें। मतलब क्या हुआ कि नेशनलिज्म की भावना को उन्होंने बढ़ाना चाहते थे। वो इटली को बहुत ज़्यादा मानते थे, इटली की भाषा से ज़्यादा प्रचलित थे। और वो चाहते थे कि यहाँ पे जो इटली है वो एक ऐसा गणराज्य बने जिसमें क्या हो कि सभी एक इटली की भाषा को संप्रेषित करे, यहाँ की संस्कृति को संप्रेषित करे, यहाँ के लोग जैसा यहाँ की साम्राज्य। तो इस चीज की कोशिश करते थे जिसमें उन्होंने एकीकृत इतालवी गणराज्य उसको कहा जाता था। जी हाँ, एकीकृत इतालवी गणराज्य को उन्होंने क्या किया कि एक बार सबसे पहले इसको लेकर के उन्होंने एक कार्यक्रम किया जिसमें इन्होंने सबसे पहले सबको बताया कि इतालवी गणराज्य क्या है और हम इसका क्या उद्देश्य है। उसके बाद उन्होंने क्या किए कि एक गुप्त संगठन बनाए। अपना एक जैसे खुफिया होता है तो खुफिया एजेंसी बनाया। और जिनका
नाम क्या रखे थे? यंग इटली। जी हाँ, यंग इटली गुप्त एजेंसी नाम रखे थे। और क्या करने लगे कि इतालवी राज्यों जो इटली के जो सभी राज्य था उसको जोड़ने का प्रयास करने लगे। और जोड़ने के लिए क्या किए कि एक ऐसे राजा थे जिनको उनके लिए जोड़ा गया हो, अपने लोग थे उनको जो उनको उनको भागीदारी दिया गया, जिन जो आपको अभी बताए थे, जो वहाँ के प्रमुख थे सार्डिनिया पिडमोंट। सार्डिनिया पिडमोंट ये इटली के अपने राज घराने के थे, इसलिए इनको ज्यादा वैल्यू दिया जाता था। और उनका जो शासक थे वो इमैनुअल द्वितीय थे। कौन थे? जो सार्डिनिया पिडमोंट जो शासक थे, तो उनके जो वहाँ के राजा थे उस वंश के, वो इमैनुअल द्वितीय थे, ये भी याद रखिए। मंत्री के तौर पे जो नियुक्त किया गया वो कावूर को किया गया था, मंत्री प्रमुख के तौर पे। कि जैसे वहाँ एक कैबिनेट में एक राजा होता है, बहुत सारे मंत्री होते हैं, लेकिन मंत्री का भी हेड एक बनाया जाता है। तो मंत्री का हेड किनको बनाया गया? कावूर को बनाया गया, जिसने क्या करते थे कि इटली एकीकरण करने में सबसे बड़ा योगदान एकीकरण करने में सबसे बड़ा योगदान दिए और आंदोलन का नेतृत्व भी किए थे। इटली एकीकरण का नेतृत्व उन्होंने किए थे और आंदोलन चलाए थे। यह जो थे फ्रेंच भाषा बहुत अच्छा से बोल लेते थे। और वहाँ के जैसे लोग थे, जैसे गरीब लोग थे, अभिजात लोग थे, शिक्षित लोग थे, अमीर लोग थे, वो सारे तो इटली भाषा बोलते थे, लेकिन ये उनसे अच्छा बोल लेते थे फ्रेंच भाषा। लेकिन इनको जनतंत्र और क्रांतिकारी पर विश्वास नहीं था। ये चाहते थे, इनके कहने के मतलब से कावूर को जब प्रमुख बना दिया गया तो ये चाहते थे कावूर कि हम इटली को एक ऐसा गणराज्य बनाएं जिसमें इटली को संबोधित करता हो, इटली को संप्रेषित करता हो, इटली के राजघराने से बिलोंग करता हो। ऐसा इनका उद्देश्य था। आगे क्या हुआ कि कावूर ने एक संधि के द्वारा तुरंत उन्होंने क्या कर लिए कि ऑस्ट्रिया बलों को हरा दिया। 1859 की बात है। 1859 में क्या किए कि काबूर एक बहुत बड़ा करिश्मा करके दिखाए, और उन्होंने क्या करके दिखाया कि ऑस्ट्रिया बलों को हरा दिया। और ऑस्ट्रिया बलों को जब हरा दिया 1859 में, एक संधि के तहत, संधि का मतलब एक समझौता होता है जिसमें दोनों के तहत बैठक होती है, और बैठक में अपनी एक बात किया जाता है, जिसके तहत क्या होता है कि एक संधि किया जाता है कि आप यदि इस चीज को मुझे दे देते हो तो हम आपको ये दे देंगे। इस प्रकार की कुछ भी अपनी पर्सनल बात होती है, जिसके तहत क्या होता है कि एक संधि हो जाती है और दोनों उस बात को मान लेते हैं, एक समझौता को मान लेते हैं। तो 1859 में ऑस्ट्रिया बलों को उन्होंने एक समझौता के तहत हरा दिया। और जब हरा दिए तो क्या हुआ आगे कि जोसेफ गोरिबाल्डी जो थे, जोसेफ गोरिबाल्डी, इसमें बहुत बड़ा योगदान है इनका। जोसेफ गोरिबाल्डी के नेतृत्व में क्या हुआ कि बहुत लोग इसमें क्या हुआ कि जुड़ने लगे, और एक स्वयं सेवक के तौर पे, जैसे यहाँ पे राष्ट्रीय स्वयं सेवक है ना, उसी प्रकार वहाँ का जो था वो सहस्त्र स्वयं सेवक थे। जी हाँ, सहस्त्र स्वयं सेवक। तो इन लोगों ने क्या करने लगे, युद्ध में भाग लेने लगे, क्योंकि और भी जो क्षेत्र था, तो और भी क्षेत्र में शासन जो कर रहे थे उनको हटाना था। तो जोसेफ गोरिबाल्डी चाहते थे कि हम सबको जोड़ लें। तो जोसेफ गaribaldi के नेतृत्व में क्या हुआ कि सब लोग इनसे जुड़ने लगे। और लगभग 1860 में क्या हुआ कि वह दक्षिण क्षेत्र के, जो वहाँ के साउथ के क्षेत्र थे, तो साउथ इटली और दो सिसिलियों जिसको कहते थे, सिसिलियों बोलने में थोड़ा अजूबा लगता है, जी हाँ, तो सिसिलियों के राज्य में क्या हुआ, प्रवेश कर गए और किसान का समर्थन लेकर के उनको हटा दिए। जहाँ पे शासन स्पेनी लोगों का चलता था, तो स्पेनिश जो शासक थे, स्पेनी शासक को उन्होंने बहुत ही बलपूर्वक हटा दिया और उसमें सक्सेस हो गए। 1861 में क्या हुआ कि इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत राज्य इटली का राजा घोषित कर दिया गया, क्योंकि सब लोग जब हार गए थे तो वहां पे जो आपका जो इटली का अपना सार्डिनिया पिडमोंट का जो शासन चलता था, जो अपना इटली के राजघराने से अपना बिलोंग करते थे, तो उनको क्या है कि अब वो जीत गए, बाकी सबको भगा दिया गया या हरा दिया गया। तो सबको जब हरा दिया गया तो इमैनुअल द्वितीय जो थे वहां के राजा, तो उनको क्या है कि उनको यह पूरा इटली का राजा घोषित कर दिया गया, इटली एकीकृत राज्य का राजा घोषित कर दिया गया। लेकिन बात तो यह है कि जिस लोगों ने इटली में उतनी एजुकेशन नहीं थी, अरे इटली में एजुकेशन ना होने के कारण जो अज्ञान लोग थे या जो गरीब लोग थे, जिनको समझ नहीं थी, जो कभी समझ नहीं पाए, समझने की कोशिश भी नहीं किए,
वो सारे लोग इन सब बात को जानते भी नहीं थे कि ये जो इमैनुअल द्वितीय जो काम कर रहे हैं या फार्डिनांड पिडमोंट के जो शासक के लोग जो काम कर रहे हैं वो क्या है नहीं है। उनको राष्ट्रवादी विचार भी पता नहीं था और ये सारे चीज से वो काफी अनजान थे। लेकिन बाद में जाकर के उनको पता चला कि ये बात है। वहां तक भी ये बात करते थे कि टालिया विक्टर वो इमैनुअल की पत्नी थी, जबकि यह बात गलत है। तो ऐसा उन लोगों को मतलब किसी भी प्रकार के किसान लोग को, गरीब लोगों को ये नेशनलिज्म की भावना के बारे में कोई पता नहीं था। बाद में जाकर के उनको जनतंत्र क्रांतिकारी वगैरह पता चला और उन्होंने सारे फिर इस शासन में पूरा भागीदारी निभाने लगे और कोशिश करने लगे। जो सार्डिनिया पिडमोंट है, इनका पहले से भी वहां का आर्मी फौज था, पहले से भी इनके पास सिस्टम था लड़ने की। लेकिन क्या होता था कि छोटे से प्रांत में शासन करते थे और जो बड़े बड़े प्रांत और भी थे तो उन सब प्रांत में इनका शासन हो नहीं पाता था या मजबूत ये नहीं थे। लेकिन हाँ, जोसेफ मैथ्यूने जब आए तो इन लोगों में नेशनलिज्म की भावना को विकसित किया गया। एक पाठ पढ़ाया गया कि यदि आप सब मिलकर के यदि कोशिश करोगे तो इन सबको हरा सकते हो और अपना एक इटली को एकीकरण कर सकते हो, जोड़ सकते हो। तो जब ये सब पाठ पढ़ाया जाने लगा तो वहाँ के सब लोग समझदार होने लगे। समझदार जब होने लगे तो राजा के जो महत्वपूर्ण लोग थे उनको अलग अलग तरह की भागीदारी दिया जाने लगा और अलग अलग तरह की जब भागीदारी दिया जाने लगा तो वो सारे बेखूबी निभाने लगे और बेखूबी निभाने का परिणाम यह हुआ कि वो युद्ध में जीत लिए। और युद्ध में जब जीत लिए तो तत्पश्चात उन्होंने क्या किया कि इटली को एकीकरण कर लिए, जोड़ लिए, सबको नेशनलिज्म की पाठ पढ़ाए और वहां पे एक नया राष्ट्र घोषित कर दिए। और नया राष्ट्र की राजा किसको घोषित कर दिया गया? इमैनुअल द्वितीय को घोषित कर दिया गया। अभी इमैनुअल मैक्रोन कहाँ के? फ्रांस के कौन है बताइए? राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है। जी हाँ, ये सारे भी आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कहीं भी सवाल पूछा जा सकता है। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता बहुत अच्छे हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। और हाँ, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि जैसे आप हमारे पूरी वीडियो को देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, एक बार जरूर बताइए और एक बार कमेंट बॉक्स में सारी इन्फॉर्मेशन दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। यदि किसी प्रकार का कहीं डाउट हो रहा है, कहीं दिक्कत हो रहा है तो हमको बताइए, तब तो हम आपको बढ़िया से इसका मतलब जो भी होना चाहिए, जैसा पढ़ाना चाहिए हमको, हम पढ़ा सकते हैं। यदि आपको खराब लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है तो आप हमको जरूर बताइए ताकि हम इसमें सुधार कर सकें और आपके पास अच्छे अच्छे वीडियो दे सकें और आपको समझाने में हम कामयाब हो सकें। तो थैंक यू।